हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन, जिसमें हम लोगों ने देखा था सेलिएंट पोल और नॉन सेलिएंट पोल। कंस्ट्रक्शन की पार्ट हमने पूरी बात की थी। नंबर ऑफ पोल्स किस में ज़्यादा होते हैं, किस में कम होते हैं, स्पीड के रिस्पेक्ट में भी हम लोगों ने बात किया था। तो अगर अब वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को आप देखिए, अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आएगा। और हम चैम्फरिंग का भी फिनोमेना देखे थे। तो एक एक करके लेक्चर आप पूरी अच्छे तरीके से देखिए और एक नोट्स आप प्रॉपर बनाते हुए चलिए, तभी एक सीक्वेंस में आपका स्टडी प्रॉपर होगा। बिकॉज रैंडमली आप बीच बीच से देखेंगे तो टॉपिक हो सकता है आपको बीच में स्किप हो जाए या समझ में ना आए। तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप फर्स्ट वीडियो से लेके एक एक सीक्वेंस में देखिए और अपना नोट्स बनाइए प्रॉपर। और मैं अंडरलाइन भी कराती हूँ और स्टार मार्क भी कराती हूँ अगर कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके साथ साथ मैं प्री और मेंस में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपसे डिस्कस करते हुए चलती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईएमएफ इक्वेशन, ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन, जिसमें हम दोनों ही देखेंगे, जनरेटर का भी और मोटर का भी, दैट इज सिंक्रोनस जनरेटर एंड सिंक्रोनस मोटर। और उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या होता है, उसके डेफिनेशन क्या होता है और वो किस पर डिपेंड करता है। तो आइए हम पहले देखते हैं ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा मैं टेबल बनवाना चाहूँगी आप लोगों से, ताकि आपको अच्छे तरीके से सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मशीन, डीसी मशीन, ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर का फिनोमेना समझ में आए। किसमें कैसा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है, स्टैटिक होता है या डायनेमिक होता है। तो आइए हम पहला एक टेबल बनाते हैं, उसके बाद हम ईएमएफ इक्वेशन डराइव करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला हम एक तरफ डालते हैं मशीन। फर्स्ट हम मशीन लिखेंगे, जितने भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो देख लेंगे मशीन्स। उसके बाद हम देखेंगे फ्लक्स का नेचर कैसा होता है, ठीक है, फ्लक्स का नेचर कैसा होता है। थर्ड कॉलम में आप लोगों को बनाना पड़ेगा कंडक्टर्स या फिर कॉइल कैसे होते हैं, ठीक है, कंडक्टर्स। और लास्ट में आप लोगों को बनाना पड़ेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का नेचर कैसा होता है, ठीक है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम 4 कॉलम बना रहे हैं, उसमें हम देखेंगे कौन कौन से मशीन में कैसा कैसा नेचर होता है फ्लक्स का और इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो पहला अगर मैं देखिए बात करूं तो हम लोगों ने पढ़ा था डीसी मशीन। डीसी मशीन हम लोगों ने देखा था, जिसमें देखिए इसमें क्या होता है, हमारा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो पहले मैं ये रो को फिल कर लेती हूँ, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था जब मैं डिफरेंस आप लोगों से शेयर कर रही थी, डिफरेंस क्या हो रहा था डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ के बीच में। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में हमारे कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स मूविंग होते हैं, यानी कि फिजिकल मोमेंट ऑफ कंडक्टर्स जरूरी है। जबकि अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स हमारा क्या होता था, कांस्टेंट या फिर टाइम इनवेरिएंट। टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। वहां पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्टेशनरी होता है और कंडक्टर्स मूविंग होते हैं। तो ये होता है फिनोमेना डीसी मशीन में डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। ये हमारा पहला मशीन हो गया। सेकंड मशीन सिंक्रोनस मशीन के बारे में हम बात कर लेते हैं। सिंक्रोनस मशीन, तो जैसे कि मैं डिस्कस कर रही थी, सिंक्रोनस मशीन का भी फेनोमेना क्या होता है, सेम होता है ऑपरेशन डीसी मशीन की तरह ही। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर आता है, डिफरेंस आता है रेक्टिफिकेशन। कम्यूटेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपको एक खुला हुआ मशीन दिखा दी जाए तो आपको ये समझना है कि अगर कम्यूटेटर लगा हुआ है तो वो एक डीसी मशीन है और नहीं लगा हुआ है तो वो सिंक्रोनस मशीन है, ठीक है। बाकी ऑपरेशन ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है। तो इस केस में भी आप लोगों को यहाँ पर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसे आप फिल कर लीजिए, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब अगर यहाँ पर सेम डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो हमारे कंडक्टर्स क्या होंगे, मूविंग होंगे, फिजिकल मूवमेंट होगा कंडक्टर्स का।
जबकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्टेशनरी होगा, यानी कि मैं बोलूंगी कांस्टेंट, या फिर टाइम इनवेरिएंट, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। ठीक है, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट डीसी मशीन, सेकंड हो गया सिंक्रोनस मशीन। थर्ड हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर की, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है ट्रांसफॉर्मर का वीडियो तो आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट में ट्रांसफॉर्मर के बहुत सारे लेक्चर्स, कंप्लीट सिलेबस कराया गया है, और डीसी मशीन का भी है, और साथ ही साथ मैग्नेटिक सर्किट का भी कराया गया। तो आप वो वीडियो देखिए, काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। ट्रांसफॉर्मर के केस में स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, डेवलप होता है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए हम बोलते हैं एक स्टैटिक डिवाइस है। और ये स्टैटिक डिवाइस होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, इंड्यूस्ड होता है। उस केस में आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल कंडक्टर का मूवमेंट नहीं होता है। कंडक्टर यहाँ पर क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। देखिए, कंडक्टर्स हमारे क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। ओके, कंडक्टर्स स्टेशनरी होते हैं, और हमारा फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड में बोलूंगी क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट। ठीक है, टाइम वेरिएंट, या फिर आप बोल सकते हैं मूविंग। तो मूविंग ना बोल करके टाइम वेरिएंट बोलना ज़्यादा अच्छा टेक्निकल वर्ड है। फोर्थ हमारा क्या आता है, देखिए ये तीन आप अच्छे से समझिए। उसके बाद हम इसको और पल्सेटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, पल्सेटिंग भी आप इसको बोल सकते हैं, टर्मिनोलॉजीज है ये। देखिए, जब हम नेक्स्ट इंडक्शन मोटर की बात करेंगे, इंडक्शन मशीन या फिर इंडक्शन मोटर की हम बात करेंगे, तब वहां पर हम देखेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं वहां पर। ठीक है, वहां पर दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि इसका मतलब है ये भी मूविंग होगा कंडक्टर्स हमारे, और हमारा फ्लक्स भी क्या होगा, पल्सेटिंग होगा। ठीक है, हमारा फ्लक्स भी क्या होगा, पल्सेटिंग होगा। तभी हम कह सकते हैं कि इंडक्शन मोटर में दोनों ही फेनोमेना आता है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी फेनोमेना आता है और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी फेनोमेना आता है। ठीक है, ये कंडक्टर्स हैं, मूविंग, स्टेशनरी कौन कौन से हैं उसे आपको समझना है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको एक टेबल फॉर्मेट में दे सकते हैं। कहीं भी अगर आपसे कोई पूछा जाता है कंपैरिजन, तो आप इसे बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू में भी आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतना बड़ा नहीं, लेकिन आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कंडक्टर किस में मूविंग होते हैं, किस में स्टेशनरी होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा हो गया पूरा टेबल। ये हो गया हमारा पूरा टेबल के फॉर्मेट में 4 मशीन। इंडक्शन मोटर अभी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, जब हम स्टार्ट करेंगे तब वहाँ पर हम पूरा ऑपरेशन पढ़ेंगे इंडक्शन मशीन का, इंडक्शन मोटर का। मशीन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंडक्शन जनरेटर भी आपके सिलेबस में होता है, छोटा सा एकदम टॉपिक है, सिर्फ उसका एप्लीकेशन क्या है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इंडक्शन जनरेटर, क्वेश्चन वहाँ से नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मशीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ लेता है डिफरेंशिएट करना सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर का। तो जब हम इंडक्शन मोटर पढ़ लेंगे तब हम देखेंगे डिफरेंस क्या होता है सिंक्रोनस और इंडक्शन का। ठीक है, एप्लीकेशन से भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उसके प्रॉपर्टी से भी। तो इतना आपको क्या करना है, नोट करना है। जब आप इतना नोट कर लीजिएगा तब हम देखेंगे ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है। जैसा कि हम जब ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे थे तो हम क्या डिराइव किए थे, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। कुछ सिमिलर ही हमारा है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन और सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट, ये आप नोट डाउन करिए। आगे हम देखते हैं ईएमएफ इक्वेशन। ठीक है, ये मैं रब कर रही हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करेंगे तो बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा अच्छी से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करिए, ईएमएफ इक्वेशन डालिए ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन देखते हैं। देखिए, अभी जो मैं डिराइव करूंगी आप लोगों को ईएमएफ इक्वेशन,
उसमें वो सिमिलर होगा ट्रांसफॉर्मर में, ट्रांसफॉर्मर की तरह ही, लेकिन हमें एक और भी पढ़ना पड़ता है फैक्टर्स, जैसा कि आप लोगों ने शायद सुना होगा, पिच फैक्टर, वाइंडिंग फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो उसे हमें इंक्लूड करना होता है। जब वो हम डिस्कस कर लेंगे तब मैं एक नया इक्वेशन आपके सामने लिखूंगी ईएमएफ का, वहां पर आपको वो फैक्टर्स को कंसिडर करना है। जब भी आप क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ रहे हैं, देन दिस फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज ईएमएफ इक्वेशंस आर कंसिडर्ड, ठीक है। तो अब आपको लिखना पड़ेगा ईएमएफ इक्वेशन, ठीक है, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है। ओके, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारा फ्लक्स का फिनोमेना आता है। जैसे कि हम जानते हैं फ्लक्स हमारा होता है साइनोसॉइडल नेचर का, तो हमने ले लिया फाई इज इक्वल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी। चाहे तो आप साइन भी लिख सकते हैं, कॉस भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली जनरली बुक में आप देखेंगे तो कॉस लिखा रहता है, ठीक है, ये कॉस हो गया। और यहाँ पर आप ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फा भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप फाई एम कॉस अल्फा भी लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला हमारा इक्वेशन जनरलाइज्ड है, तो आप हम इसको ही यूज करेंगे। फाई हमारा फ्लक्स क्या है, साइनोसॉइडल है, यानी कि अगर मैं कॉस का ग्राफ बनाऊं, देखिए तो हमारा ये हो जाएगा ओमेगा टी का एक्सिस। कॉस का हमें पता है ग्राफ ऐसा होता है, यहाँ से हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है 0 पे। ये हमारा हो गया फाई का। फाई एम हमारा क्या है फ्रेंड्स, देखिए फाई हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स है हमारा, जिसे हम बोल देंगे यहाँ पर फाई एम है, मतलब अपनी मैक्सिमम वैल्यू ये फाई एम तक रीच कर सकती है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है, यहाँ तक जाएगा पाई, और लास्ट यहाँ तक खत्म हो जाएगा ये 2 पाई पे, ठीक है। एक साइकिल हम जैसे कि देखे थे फंडामेंटल्स में 2 पाई तक होता है, तो इतना ज़्यादा आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है कि कॉस का ग्राफ है ये हमारा। अब हमें पता है, जैसा कि हम देखे थे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन में डी टी। ये तो बहुत ही बेसिक इक्वेशन है, अभी तक हमने बहुत बार इस इक्वेशन को यूज़ किया है। प्री के लिए देखिए ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको कभी कभी एक्सप्रेशन दे देता है और पूछता है सही क्या है। तो ये एक्सप्रेशन फैराडेज लॉ प्लस लेंज लॉ का है, ठीक है, प्लस लेंज लॉ, नेगेटिव साइन लेंज लॉ की वजह से आता है। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को इसमें पुट कर देना है, तो आप क्या कर लीजिए, इसे इक्वेशन 1 मार्क कर लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मार्क कर लीजिए। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 में हम लोगों को पुट करना है, ठीक है। पुट करते हैं, देखिए क्या आएगा बताइए। यहाँ से हमारा E इज इक्वल टू माइनस एन डी अपॉन में डी टी फाई एम कॉस ओमेगा टी, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ फाई एम कॉस ओमेगा टी। अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन बाई पार्ट्स करना है। पहला पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट ये है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट। डिफ्रेंशिएट करके बताइए कितना आ रहा है। माइनस एन हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा फाई एम, एक बार कांस्टेंट रखिए, इसका डिफ्रेंशिएट करिए सेकेंड पार्ट का। तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन
और यहाँ पर ओमेगा है तो ओमेगा एक एक्स्ट्रा आ जाएगा और वो हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये इक्वेशन प्लस अब आप क्या करिए, कॉस को कांस्टेंट रखिए, डी बाई डी टी ऑफ फाई एम करिए। ठीक है, अंदर हम ब्रैकेट के ले जाते हैं ब्रैकेट में माइनस एन को, तो ये देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस एन कॉस ओमेगा टी डी बाई डी टी ऑफ फाई एम। ठीक है, ये सही है बिल्कुल इक्वेशन। ये हमारा हो गया पार्ट ए और ये हमारा हो गया पार्ट बी, देख लीजिए। ठीक है, इतना इक्वेशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, हम लोगों को डिफरेंशिएट बाय पार्ट्स करना है। डिफरेंशिएट बाय पार्ट्स करना है, और क्यों करना है, क्योंकि देखिए इसमें हम लोगों को दो पार्ट्स निकालना है। जो पार्ट हमारा ए है उसको हम बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। पार्ट ए हमारा है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, और जो हमारा पार्ट बी है वो है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। पार्ट बी हमारा स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब क्यों है ये देख लीजिए। डी बाई डी टी ऑफ फाई एम हमारा आ रहा है डी बाई डी टी ऑफ फाई एम। अभी हम लोगों ने जब टेबल डिस्कस किया था तब वहां पर देखा था नेचर क्या था, कांस्टेंट था। फाई का फ्लक्स का नेचर कांस्टेंट था या फिर टाइम इनवेरिएंट था। अभी आप टेबल देखिए पीछे, टेबल में मैंने बताया था कि फ्लक्स का नेचर होता है कांस्टेंट या फिर टाइम इनवेरिएंट। अब आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन किसी भी क्वांटिटी का हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो। तो ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा, ये हमारा टर्म सेकंड टर्म जो बी मैंने लिखा है वो हो जाएगा जीरो। तभी मैं यहाँ बोल रही हूँ कि ईएमएफ इक्वेशन में हमारा जो ईएमएफ ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायनेमिक नेचर का होता है। ठीक है, डायनेमिक नेचर का होता है। स्टैटिक तो हम लोगों ने देख लिया जीरो है। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, देखिए यहाँ पर मैं रब कर रही हूँ इसको क्योंकि स्पेसिंग का प्रॉब्लम है। इस चीज को अगर आपने बना लिया है तो देखिए इतना नोट करिए, आप एक एक करके अच्छे से नोट डाउन करते जाइए। जो फाइनल इक्वेशन है आप उसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पार्ट बी जीरो हो गया तो हमारा बचा क्या, पहला पार्ट बचा जिसे मैं बोल रही हूं E इज इक्वल टू एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हम लोगों को अगर इसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कॉस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 और 90 डिग्री आप बोल दीजिए इसको। तो E इज इक्वल टू एन फाई ओमेगा एम कॉस ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ठीक है, और ये इसी टाइप का सिमिलर इक्वेशन हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर में भी देखा था। हम लोगों ने दो इक्वेशन मार्क किया था, आप इसको थर्ड इक्वेशन मार्क कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो फाई था वो क्या था, फाई एम कॉस ओमेगा टी। फाई इक्वल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी हम लोगों ने लिया था। इस इक्वेशन को आप देखिए E इज इक्वल टू एन फाई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। यानी कि जब भी मैंने बताया था माइनस अगर आता है तो हम बोलेंगे E लैग कर रहा है, E लैग कर रहा है फाई से बाय एन एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री से क्या कर रहा है, E हमारा लैग कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन हो गया देखिए फाई का। अब आप इस इक्वेशन को देखिए और या फिर इस इक्वेशन को लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3 से देखिए एन फाई ओमेगा, अगर इसको मैं कंबाइन कर दूं तो मैं ये बोलूंगी ये मैक्सिमम वैल्यू है हमारी। ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू है।
तो इसे मैं लिख ले रही हूँ E इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी। अब आपको पता होना चाहिए साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब हम बोलेंगे ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री पे ये हो जाएगा 1। तो इसे आप बोल लीजिए E मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना आ रहा है, E फाई एम ओमेगा। ठीक है, ये इक्वेशन। अब आपको पता होना चाहिए ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको पता होना चाहिए ओमेगा हमारा रेडियन पर सेकंड में होता है और रेडियन पर सेकंड इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। तो यहां पर मैं लिख ले रही हूं 2 पाई एफ एन फाई एम ई मैक्सिमम। ठीक है, वहाँ थोड़ा यहाँ स्पेसिंग का प्रॉब्लम है, आगे मैं उधर लिखती हूँ। इस इक्वेशन को आप देखिए, इसे मैं रब कर रही हूँ यहाँ पर। अगर आप नोट कर चुके हैं अच्छे तरीके से, देखिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको पूछता है मेंस में, अगर मेंस लिख रहे हैं डिराइव द इक्वेशन ऑफ ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर, तो यहाँ से ई मैक्स मैंने क्या लिखा है, देखिए ई मैक्स इज इक्वल टू 2 पाई एफ एन फाई एम। ओके, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अगर मुझे आरएमएस निकालना पड़ा तो साइनोसॉइडल के लिए आपको पता होना चाहिए ई आरएमएस क्या होता है, ई मैक्स अपॉन में √2, यही होता है ई मैक्स अपॉन में √2। तो यहाँ से ई आरएमएस आपका फाइनल क्या आया, देखिए 2 पाई एफ अपॉन में √2 एन फाई एम। ठीक है, एन फाई एम। ओके, अब आप जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे 2 पाई अपॉन में √2, 2 पाई अपॉन में √2, तो आपको मिलेगा, देखिए फाइनल जो हमारा इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा ई आर एम एस इज इक्वल टू 4.44 एफ फाई एम एन। ठीक है, इसे इक्वेशन को आप क्या कर लीजिए, फाइनल ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ठीक है, 4.44 एफ फाई एम इंटू एन। अब आपको एक और रिलेशन पता होगा, देखिए फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए होता है। फ्लक्स डेंसिटी, जैसे कि हम लोगों ने मैग्नेटिक सर्किट पढ़ा था, फ्लक्स डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए हो जाएगा। तो अब ये इक्वेशन हमारा क्या बना, ई आर एम एस इज इक्वल टू 4.44 एफ, फाई को हम लोगों ने बी इंटू ए से रिप्लेस किया है, इंटू एन। तो ये भी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर में भी देखा था। तो अब यहाँ से कैसा कैसा क्वेश्चन आता है वो देखिए। क्वेश्चन पहला आपसे पूछता है ई आर एम एस। हमेशा जो आप निकालेंगे वो आर एम एस वैल्यू होगी, मैक्सिमम नहीं होगी, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा बी और ए का रिलेशन क्या है, ये देख लेना है। एन हमारा क्या है, पहले आप डिफाइन कर लीजिए इसको। एफ हमारा क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। एफ इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में जरूर से देखना है 50 हर्ट्ज दिया है या 60 हर्ट्ज दिया है, क्योंकि हमारा आदत रहता है 50 हर्ट्ज पे सॉल्व करने का। तो कई बार हम क्वेश्चन में देखते नहीं है 60 हर्ट्ज दिया है या 40 हर्ट्ज दिया है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक व्हाट द फ्रीक्वेंसी इज गिवन, इधर 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज इज गिवन। ठीक है, ये आपको चेक करना है। बी हमारा क्या है, बी हमारा है फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी। उसके बाद ए क्या है हमारा, एरिया, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, ये सब आपको डिफाइन करना है। कभी भी अगर आप थ्योरी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप एक एक चीज को डिफाइन करिए, आप इतना ऐसे नहीं छोड़ सकते इक्वेशन को। आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा वेयर एफ इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, बी इज द फ्लक्स डेंसिटी इन टेस्ला, ए इज द एरिया इन मीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। ये इक्वेशन देखिए ट्रांसफार्मर की तरह सिमिलर है, क्योंकि एसी मशीन है दोनों ही, इसीलिए इक्वेशन सेम आ रहा है। लेकिन आपको एक फैक्टर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और एक होता है वाइंडिंग फैक्टर।
तो वो जब हम फैक्टर देख लेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि इसका इक्वेशन क्या बनेगा। ये हमारा होता है फाइनल इक्वेशन ऑफ ईएमएफ इक्वेशन। तो इतना आप नोट डाउन करिए। उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। फिर जब हम बात कर लेंगे फैक्टर्स के बारे में, पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तब वहां पर मैं नया ईएमएफ इक्वेशन लिखूंगी। ठीक है। तो ये हमारा देखिए ईएमएफ इक्वेशन हो गया। पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को मैंने अभी कंसिडर नहीं किया है। जब वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी तब वहां पर एक नया ईएमएफ इक्वेशन लिखेंगे सिंक्रोनस जनरेटर के लिए। तो यहाँ तक अभी आप नोट डाउन करिए। उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। पहले हम सिंक्रोनस जनरेटर का ऑपरेशन देखेंगे, ब्रीफ में ही देखेंगे। हम लोगों ने देखा था कि इसका ऑपरेशन क्या होता है, सिमिलर होता है डीसी जनरेटर की तरह, सिर्फ कम्यूटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कम्यूटेटर की रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। लेकिन अभी हम जो ऑपरेशन देखने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस देखेंगे, रोटर एक्सिस एंड स्टेटर एक्सिस। इससे भी आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन बन जाते हैं। प्री में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो मैं आपसे बताऊंगी। ठीक है आपको। तो अभी आप टॉपिक हेडिंग डालिए, हेडिंग आप डालिए ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है। ऑपरेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। कई बार आपसे इंटरव्यू में भी पूछता है टॉर्क के बारे में, तो ये चीज़ आप देखिए। सिंक्रोनस जनरेटर का ऑपरेशन क्या है। हम लोग स्टार्ट करने के पहले थ्योरी हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए तो ये हमारा क्या हो जाता है, देखिए आउटर जो मैं बना रही हूँ वो हमारा है स्टेटर, और स्टेटर क्या है, हमारा स्टेशनरी पार्ट है जिसमें हम लोगों ने आर्मेचर लिया था। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग लिया था। तो इसे आप लिख दीजिए स्टेटर, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग, जिसे हम क्या कर रहे हैं, 3 फेज एसी सप्लाई, 3 फेज वाइंडिंग को देते हैं। तो यहां पर आप लिख लीजिए 3 फेज एसी सप्लाई। ठीक है, ये हो गया स्टेटर पार्ट। स्टेटर में भी हमारे कंडक्टर्स होंगे। अभी मैं शो नहीं कर रही हूँ, हमें रोटर की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये देखिए, ये मैं 2 पोल मशीन है, तो 2 पोल्स में शो कर रही हूँ रोटर में। सेलिएंट पोल हम जनरली पढ़ते हैं इसमें, तो सेलिएंट पोल मैं शो कर रही हूँ। मैंने आपसे डिस्कस किया था सेलिएंट पोल और नॉन सेलिएंट पोल का डिफरेंसेस। तो अगर अभी अब तक वीडियो नहीं देखे कंस्ट्रक्शन वाला, तो वो आप देखिए, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा हमारा साउथ पोल। ये हमारा क्या है, ये देखिए, ये हमारा है रोटर। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने स्टेटर में आर्मेचर वाइंडिंग में एसी सप्लाई देते हैं, एसी एक्साइटेशन। रोटर में हमें क्या देना होता है, रोटर में हमें देना होता है डीसी सप्लाई। ठीक है, डीसी सप्लाई। और इसका एडवांटेज भी हम लोगों ने देखा था, क्योंकि डीसी सप्लाई के लिए 2 टर्मिनल होते हैं, तो सिर्फ 2 स्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो ये हमारा हो जाएगा डीसी एक्साइटेशन। अब ये डीसी एक्साइटेशन के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए हमारा ये जनरेटर है, तो जनरेटर के लिए हमारा इनपुट क्या होता है, इनपुट हमारा मैकेनिकल होता है, जो कि कहाँ से आता है, प्राइम मूवर से आता है। तो ये फ्रॉम प्राइम मूवर से आया। ठीक है, फ्रॉम प्राइम मूवर। और हमारा क्या हो सकता है, इनपुट डीजल इंजन हो सकता है जनरेटर के लिए, स्टीम इंजन हो सकता है, और हाइड्रोलिक इंजन, और भी कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। डीजल इंजन, स्टीम इंजन और हाइड्रोलिक इंजन की सहायता से आप क्या करेंगे, प्राइम मूवर में कनेक्ट करेंगे और इसको रोटेट करेंगे रोटर को। तो इससे जो आउटपुट आपका निकल करके आएगा, देखिए ये हो जाएगा, ये हमारा इनपुट मैकेनिकल है, लेकिन यहाँ से हमारा मैकेनिकल मिलेगा। लेकिन हमारा डीसी एक्साइटेशन जा तो इलेक्ट्रिकल रहा है, तो यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा एक डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। और जब हम एप्लीकेशन पढ़ रहे थे डीसी जनरेटर का, तो हम लोगों ने देखा था डीसी शंट जनरेटर और सीरीज डीसी कंपाउंड जनरेटर का एप्लीकेशन यही था, एक्साइटेशन देना, जिसको एज अ एक्साइटर हम यूज करते हैं फॉर द सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस जनरेटर के लिए एज अ एक्साइटर यूज होता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है,
ये देखिए यहाँ पर हमारा स्लिप रिंग भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्लिप रिंग लगाना पड़ेगा, ओके। स्लिप रिंग्स हो गया। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक्साइटर, जिसे हम यूज कर रहे हैं जिसके लिए डीसी जनरेटर, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, फील्ड करंट जाएगा। देखिए यहां से हमारा फील्ड करंट जाएगा, फील्ड करंट, फील्ड करंट IF। फील्ड करंट हमारा IF जाएगा, एक्साइटेशन देगा डीसी एक्साइटेशन देगा रोटर को, और रोटर हमारा क्या होगा, रोटेट होने लगेगा, रोटेट होने लगेगा। यहाँ पर हमारा रोटेट होने की वजह से रोटर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर में क्रिएट होगा, जो कि NS स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। प्राइम मूवर से हम लोगों ने क्या किया, इनपुट दिया, एक्साइटर लगाया है एक डीसी जनरेटर, जो कि यहाँ पर हमारे रोटर से कनेक्ट है। देखिए डीसी एक्साइटेशन, डीसी प्रोवाइड करेगा, रोटर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट करेगा, जो कि NS स्पीड से मूव करेगा, और इसकी वजह से हमारा क्या होगा, स्टेटर में भी एक 3 फेज इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा। तो यही हमारा क्या होता है, ऑपरेशन होता है, ठीक है। अब आप क्या कर लीजिए, पॉइंट वाइज पॉइंट नोट कर लीजिए, ओके। इतना डायग्राम आप ड्रॉ करिए, इसके बाद हम देखेंगे इसका मेन हम लोगों को रोटर एक्सिस और स्टेटर एक्सिस के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो पहला हम क्या कर रहे हैं, देखिए इनपुट हमारा क्या है, यहाँ पर इनपुट इज मैकेनिकल which is given with the help of prime mover, ठीक है। सेकेंड, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डीसी सप्लाई दे रहे हैं, डीसी एक्साइटेशन इज गिवन टू द रोटर, डीसी एक्साइटेशन इज गिवन टू द रोटर। रोटर में हम क्या कर रहे हैं, देखिए मैंने बताया डीसी एक्साइटेशन दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, रोटर रोटेट करेगा, रोटर रोटेट करेगा, और एक रोटर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, रोटर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इज क्रिएटेड, एंड रोटर रोटेट्स एट, कौन से स्पीड से रोटेट करेगा, देखिए रोटेटेड स्पीड NS, जिसे हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, जिसका हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला 120 F/P, ठीक है। यहां तक समझ में आया। उसके बाद इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑन स्टेटर में भी क्रिएट होगा, जो मूव करेगा, विच मूव्स एट अ स्पीड NS स्पीड से हमारा क्या होगा, रोटेट करना शुरू करेगा, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, 3 फेज AC सप्लाई दे रहे हैं, 3 फेज AC सप्लाई इज गिवन टू 3 फेज वाइंडिंग, ठीक है। 3 फेज वाइंडिंग में हम 3 फेज AC सप्लाई दे रहे हैं, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फिर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा स्टेटर में। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, फिर रोटेट करने लगेगा। तो ये अब यहाँ तक आप नोट करिए। उसके बाद मैं फेनोमेना बता रही हूँ रोटर एक्सिस और स्टेटर एक्सिस का, ठीक है। दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन 0 हो जाएगा, यानी कि दोनों ही स्टेशनरी होंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ओके। यहां तक अगर आपने नोट कर लिया है तो इसके बाद एक पॉइंट और लिख लीजिए यहां पर, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन इज 0, रिलेटिव स्पीड इज 0 और रिलेटिव मोशन इज 0।
रिलेटिव स्पीड इज 0 और मोशन इज 0। ठीक है, अब आप देखिए एक और डायग्राम मैं बनाती हूं। ये देखिए, ये हमारा है रोटर, रोटर है हमारा यहाँ पे ये। ठीक है, देखिए ये हमारा है रोटर, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा साउथ पोल। तो जब भी इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है, देखिए नॉर्थ से साउथ हमारा सेलिएंट पोल का कंस्ट्रक्शन होता है चैम्फरिंग में। तो जैसे कि हमें पता है आउटर में हमारा क्या जाएगा, फ्लक्स लाइन नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करेगा। ठीक है, नॉर्थ से साउथ ट्रेवल किया, आउटसाइड है ये हमारा। ओके, ये फिनोमेना होता है इस टाइप के कंस्ट्रक्शन में। और अंदर कहाँ जाएगा, फिर साउथ से नॉर्थ जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको समझना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए रोटर का एक्सिस है साउथ टू नॉर्थ, फ्लक्स लाइन जाएगा जिसे हम बोलते हैं रोटर एक्सिस। ये हमारा है रोटर एक्सिस। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग 2 पोल मशीन लिए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ और ये हो जाएगा हमारा साउथ स्टेटर के लिए। ये हमारा है स्टेटर। स्टेटर के लिए हमारा नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होता है, पोल्स लगे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सिस आएगा वो हो जाएगा नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल करेगा, जिसे हम बोल देते हैं स्टेटर एक्सिस। अभी हम लोगों ने ऑपरेशन में पूरा देखा, परफॉर्म किया था। तो हमारा जो फ्लो था वो कहाँ से कहाँ था, रोटर पहले रोटेट हो रहा था, उसके बाद हमारा स्टेटर रोटेट हो रहा था। पहले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर में क्रिएट हो रहा था, उसके बाद स्टेटर में हो रहा था। ठीक है, तो पहले हमारा रोटर आएगा, फिर हमारा स्टेटर एक्सिस आएगा, और दोनों के बीच का जो एंगल है उसे हम बोलते हैं डेल्टा। जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क में देखेंगे उसे बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा बोलते हैं। तो यहाँ शॉर्ट में अब आप लिख लीजिए, ये है हमारा रोटर एक्सिस और ये है हमारा स्टेटर एक्सिस। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें कैसा बनता है, अल्फा भी कई बुक में लिखा रहता है, डेल्टा भी लिखा रह सकता है। तो जनरेटर के लिए हमेशा रोटर एक्सिस लीड करता है। ठीक है, जनरेटर के केस में। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अब एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं। जनरेटर के केस में आप नोट पॉइंट लिख सकते हैं, रोटर एक्सिस लीड्स द स्टेटर एक्सिस। ठीक है, रोटर से पहले शुरुआत हो रहा है, फिर जाके स्टेटर पे खत्म हो रहा है हमारे सिंक्रोनस जनरेटर के केस में। तो ये पूरा ऑपरेशन हुआ। ब्रीफ में मैं एक बार आपको और बता दे रही हूँ। पहले प्राइम मूवर से हम इनपुट दे रहे हैं, उसमें डीजल इंजन, स्टीम इंजन और हाइड्रोलिक इंजन किसी से भी आप दे सकते हैं। प्राइम मूवर मैकेनिकल, वो जाता है हमारे डीसी जनरेटर के साथ कनेक्ट होता है, एज अ एक्साइटर हम यूज़ करते हैं। और 2 स्लिप रिंग की ज़रूरत पड़ती है, डीसी एक्साइटेशन देते हैं रोटर में। रोटर हमारा रोटेट करता है और फिर हमारा क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है रोटर में, जो कि ns स्पीड से मूव करता है। और उसकी वजह से हमारा क्या होता है, हमारा स्टेटर में भी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, जिसका भी स्पीड होता है ns, और दोनों के बीच में हमारा क्या होता है, रिलेटिव स्पीड 0 हो जाता है और हमारा क्या होता है, रोटेट होने लगता है। ठीक है, मशीन। तो ये पूरा फिनोमेना है। रोटर एक्सिस हमेशा लीड करता है स्टेटर एक्सिस। तो ये पूरा हमारा ऑपरेशन है सिंक्रोनस जनरेटर का। इतना आप नोट डाउन करिए, पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने जितना भी लिखाया उसको आप नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर जस्ट ऑपोजिट होता है जनरेटर के। तो यहाँ पर हम रोटर से स्टार्ट कर रहे थे, वहाँ हमें स्टेटर से स्टार्ट करना होगा। ओके, तो इतना आप नोट डाउन करिए, फिर हम ऑपरेशन देखेंगे सिंक्रोनस मोटर का। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके मेंस में जब आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, आपके क्वेश्चन में पूछा है मेंस में, एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर या फिर सिंक्रोनस मोटर। तो आपको ये पूरा डायग्राम से एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऑपरेशन। सिर्फ आप थ्योरी नहीं लिख सकते हैं, आपको रोटर एक्सिस, स्टेटर एक्सिस सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम आप डालिए ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस
मोटर। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये हमारा हो गया देखिए स्टेटर, ये हमारा हो गया स्टेटर, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा नॉर्थ, और ये हो गया हमारा साउथ। रैंडमली आप कहीं भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस आपको ये शो करना है कि हमारा स्टेटर एक्सिस इसमें लीड करेगा रोटर एक्सिस के कंपेयर में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए नॉर्थ से साउथ हमारा जाएगा स्टेटर में, नॉर्थ से साउथ गया, तो ये हमारा हो गया स्टेटर एक्सिस जो कि लीड करेगा। ओके, और ये हमारा है साउथ, ये है हमारा नॉर्थ। तो हमारा रोटर एक्सिस कुछ ऐसा बनेगा, साउथ से नॉर्थ अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, तो ये हो जाएगा हमारा रोटर एक्सिस। बस आपको इतना शो करना है कि स्टेटर एक्सिस इसमें लीड करता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए स्टेटर एक्सिस लीड दी रोटर एक्सिस, क्योंकि ऑपरेशन स्टेटर से शुरू होगा, लीड्स दी रोटर एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर स्टेटर एक्सिस लीड करेगा एज कंपेयर टू रोटर एक्सिस। स्मॉल में आप ये भी शो कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर हम लोगों को कौन लीड करता है जनरेटर और मोटर में, तो इतना आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन शुरू होता है हमारा यहाँ से स्टेटर से, ये हमारा 3 फेज सप्लाई हम देते हैं, 3 फेज एसी सप्लाई। अब ये देते हैं हम 3 फेज एसी सप्लाई क्योंकि हमारा मोटर है, तो मोटर के लिए इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल। ठीक है, और आउटपुट हमारा क्या होता है मैकेनिकल। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देंगे 3 फेज एसी सप्लाई, 3 फेज एसी सप्लाई से हम अपने स्टेटर को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हमारा ऑपरेशन शुरू होगा। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए 3 फेज एसी सप्लाई इज गिवन टू स्टेटर, इज गिवन टू स्टेटर। जैसा कि अभी कभी प्रैक्टिकल भी आप किए होंगे, तो हम मोटर में क्या देते हैं, मोटर में हम 3 टर्मिनल्स निकले रहते हैं, तो उसे हम एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, उसके बाद एक 3 फेज, इसको हम बोल सकते हैं 3 फेज बैलेंस करंट इज गिवन टू 3 फेज वाइंडिंग। 3 फेज वाइंडिंग में हम 3 फेज बैलेंस करंट देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। देखिए जैसा कि वहाँ पर रोटर में हो रहा था, यहाँ पर हमारा स्टेटर में होगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एट NS स्पीड से ये मूव करेगा, सिंक्रोनस स्पीड से ये मूव करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए क्योंकि हम ऑपरेशन देखेंगे बाद में, एक 3 फेज सिंक्रोनस मोटर कभी भी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, उसे हमें एक एक्सटर्नल मींस के द्वारा उसे घुमाना पड़ता है। ठीक है, एक एक्सटर्नल, जैसे कि हम डैम्पर वाइंडिंग लगा सकते हैं, पोनी मोटर लगा सकते हैं, उसके हेल्प से हमें क्या करना है, रोटेट करना है। तो हम बोल सकते हैं द रोटर इज रोटेटेड बाय मीन्स ऑफ, बाय सम एक्सटर्नल मीन्स। ठीक है, बाय सम एक्सटर्नल मीन्स। और ये कब तक हम घुमाएंगे, जब तक स्टेटर और रोटर एक दूसरे के साथ मैग्नेटिकली कपल्ड ना हो जाए, तब तक हमें इसे रोटेट करना है। और जैसे एक बार दोनों ही कपल्ड हो गया, मैग्नेटिक दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड 0 हो गया और कपल्ड हो गया अच्छे से, तब हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल मीन्स को हटा सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्स इज डिसकनेक्टेड व्हेन स्टेटर एंड रोटर आर मैग्नेटिकली कपल्ड। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस होता है। अब उसके बाद हम जब रोटेट कर दिए, उसके बाद आप मैकेनिकल एनर्जी कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आपके जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको टरबाइन से कनेक्ट रहता है, हमारा ऑल्टरनेटर कनेक्ट रहता है, सॉरी सिंक्रोनस नहीं रहता है मोटर, तो जो रिक्वायरमेंट है आपको वो आप फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, द रोटर इज रोटेटेड बाय सम एक्सटर्नल मीन्स and the rotor is rotated and connected till
and connected through external means until the stator and rotor are मैग्नेटिकली कपल्ड। जब तक ये मैग्नेटिकली कपल्ड ना हो जाए तब तक ये एक्सटर्नल मीन्स को हमें कनेक्ट करके रखना है, और जैसे ये कपल्ड हो गया तो हमें क्या करना है, एक्सटर्नल मीन्स को डिसकनेक्ट कर देना है। एक्सटर्नल मीन्स कहने का मतलब है डैम्पर वाइंडिंग हो सकता है, पोनी मोटर हो सकता है, वो हम जब मेथड्स देखेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इज डिसकनेक्टेड, तो ये हमारा ऑपरेशन है, तो इसे ही आपको एक्सप्लेन करना है अगर आपको आएगा ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर के बारे में, ठीक है। इतना आप नोट डाउन करिए। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। जनरेटर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब इससे आपको सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट अ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ट्री में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे बनता है कि हमारा एप्लीकेशन क्या है सिंक्रोनस का, तो वो हम देखेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो। उसके बाद जो स्टेटर एक्सिस और रोटर एक्सिस मैंने डिस्कस किया था वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए और देखिए जब भी आप मेंस के लिए लिख रहे हैं तो सिर्फ ऐसे पॉइंट वाइज लिखिए, थ्योरी भरने की कोशिश मत करिए, क्योंकि थ्योरी वो पढ़ेंगे नहीं और मार्क्स जितना रैंडमली दे देंगे 10 में से 4 या 5 मार्क्स। अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि आप क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहते हैं विथ फुल डायग्राम, ठीक है, विथ फुल डायग्राम। नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। ऑपरेशन में भी आपको एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, तो हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। इसका दूसरा नाम होता है इंटरैक्शन टॉर्क भी बोला जाता है इसको, जिसे हम कैपिटल टी सफिक्स में ई से शो करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ओके। पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर समझने की कोशिश करेंगे ये क्या होता है, कैसा टॉर्क होता है, जनरेटर के केस में क्या होता है, मोटर के केस में क्या होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, द टेंडेंसी ऑफ रोटर एंड स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड टू align in the same direction is called electromagnetic टॉर्क, ठीक है। अब देखिए ये टॉर्क की वजह से ही आपस में क्या होते हैं, दोनों ही एक अलाइन हो जाते हैं और ऐसे रोटेट करते हैं। ये अगर रोटर है तो ये स्टेटर है, ये दोनों अलाइन हो गए और ये टॉर्क की वजह से क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं और हमारा मशीन क्या है, रोटेट करने लगता है। तो ये हमारा डेफिनेशन है। अगर आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, तो ये डेफिनेशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो है वो हमारा क्या होता है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू, पहला स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर फील्ड डिपेंड करेगा, रोटर फील्ड पे भी डिपेंड करेगा, और थर्ड जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है साइन डेल्टा। जैसा कि अभी मैंने डेल्टा बताया था, दोनों के बीच का एंगल होता है जिसे हम बोलते हैं टॉर्क एंगल। डेल्टा इज आवर टॉर्क एंगल। ये कई बुक में अल्फा भी दिया रहता है, डेल्टा भी दिया रहता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये डिपेंड करेगा मोस्टली साइन डेल्टा पे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है, देखिए साइन डेल्टा पे ये डिपेंड करता है। आपके ऑप्शन में कॉस डेल्टा हो सकता है, सिर्फ डेल्टा हो सकता है, तो आपका सही आंसर होगा, सही ऑप्शन साइन डेल्टा। अब फर्स्ट हम लेते हैं जनरेटर। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया तो वहां पर हमारा क्या हो रहा था रोटर एक्सिस लीड कर रहा था
स्टेटर एक्सिस हमारा क्या हो रहा था, लैग कर रहा था। ठीक है, ये हमारा कौन सा केस है, जनरेटर का केस है। जनरेटर मतलब सिंक्रोनस, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ। और ये हो गया दोनों के बीच का एंगल डेल्टा। सेकंड हमारा हो जाएगा मोटर। मोटर के केस में हम लोगों ने देखा स्टेटर फील्ड लीड कर रहा था, ये स्टेटर एक्सिस है, और ये हमारा हो गया रोटर एक्सिस। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल है डेल्टा। तो ये साइन ऑफ द डेल्टा पे डिपेंड करता है, रोटर फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है उस पर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है टॉर्क। तो ये इस जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। ठीक है, इतना आप नोट डाउन करिए। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए। इसके बाद हम जनरेटर और मोटर का टॉर्क इंडिविजुअल देखेंगे क्या होता है। ठीक है, ये मैं हटा रही हूँ, आपको दो तरफ बनाना पड़ेगा। देखिए, एक तरफ आप जनरेटर बनाइए और एक तरफ मोटर बनाइए। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का आपको एक्सप्लेन करना है तो ये डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहला मेरा फिगर क्या हो जाएगा, फर्स्ट मैं शो करती हूँ जनरेटर। पहला मैं शो करूंगी जनरेटर, तो ये मैंने ले लिया हमारा सिंक्रोनस जनरेटर। ओके, सिंक्रोनस जनरेटर मैंने ले लिया। क्योंकि ये जनरेटर है तो बताइए इसका इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा हमारा मैकेनिकल, और आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल समझ में आया। उसके बाद देखिए हम लोगों को क्या करना है, टॉर्क बताना है। तो हमारा इनपुट मैकेनिकल है तो जो टॉर्क डेवलप होगा वो हो जाएगा हमारा टीएम। टीएम ये स्मॉल एम हमारा मैकेनिकल को शो करता है, तो इसे हम बोलते हैं इनपुट। इनपुट ड्राइविंग टॉर्क जो पूरे हमारे सिस्टम को ड्राइव कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनपुट ड्राइविंग टॉर्क। और इलेक्ट्रिकल में आउटपुट है, तो यहाँ पर हमारा जो टॉर्क डेवलप होगा देखिए इसे हम बोलते हैं टीई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। सफिक्स में ई इलेक्ट्रिकल को शो कर रहा है, इसे हम बोलते हैं आउटपुट। आउटपुट अपोजिंग टॉर्क, आउटपुट अपोजिंग टॉर्क। ठीक है, आउटपुट हमेशा इनपुट को क्या करेगा, अपोज करेगा, इसलिए यहाँ इनपुट ड्राइविंग टॉर्क बोलते हैं, और आउटपुट में हम बोलते हैं आउटपुट अपोजिंग टॉर्क। अब हम लोग अगर देखेंगे, ये देखिए इनपुट ड्राइविंग टॉर्क है, तो अगर ये मेरा जनरेटर है, मान लीजिए अगर ये मेरा जनरेटर है और ns स्पीड से ये रोटेट कर रहा है सिंक्रोनस स्पीड से, तो इनपुट ड्राइविंग टॉर्क है। इनपुट ड्राइविंग टॉर्क हमेशा क्या होगा, इसके डायरेक्शन में होगा, और आउटपुट अपोजिंग टॉर्क हमारा क्या है, टीई है। टीई क्या होगा, इसके ऑपोजिट में होगा। तो ये तीन चीज आपको शो करना है। तो आप बोल सकते हैं इन केस ऑफ synchronous generator the torque electromagnetic torque is produced in the direction opposite to the रोटेशनल स्पीड। ठीक है, जो हमारा स्पीड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क यानी कि आउटपुट अपोजिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है। तो अगर आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जनरेटर के लिए पूछ रहा है तो ये तीन चीज़ें आपको बतानी है, टीएम, टीई और एनएस। ठीक है, लास्ट हम देखेंगे मोटर का। तो मोटर भी बना लेते हैं। जितना भी आपको एंटिटी एक्सप्लेन किया है उसको बस इंटरचेंज कर दीजिए, इनपुट को आउटपुट कर दीजिए, आउटपुट को आपको इनपुट करना है। ये नोट डाउन कर लीजिए, सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द रोटेशनल स्पीड, दैट इज द सिंक्रोनस स्पीड। सेकंड हमारा आ जाएगा मोटर। ठीक है, मोटर लास्ट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का हमारा
लास्ट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, साइन डेल्टा वाला क्वेश्चन पूछता है आपसे। नेक्स्ट जो सेकंड आएगा देखिए, ये हमारा है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया हमारा सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर हो गया। उसके बाद देखिए हमारा इनपुट, अगर ये मोटर है तो इनपुट में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आती है, इनपुट इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। और आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हमारा हो जाएगा मैकेनिकल। आउटपुट मैकेनिकल है, ठीक है। तो अगर यहाँ इनपुट है तो हम इसको बोलेंगे टीई, इनपुट ड्राइविंग टॉर्क। जो भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे इनपुट ड्राइविंग टॉर्क, जिसे हम टी बोल रहे हैं। आउटपुट में हमारा मैकेनिकल है तो टीएम होगा, जिसे हम बोलेंगे आउटपुट ऑपोजिंग टॉर्क। ऑपोजिंग टॉर्क, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। लास्ट देख लेते हैं, अगर हमारा सिंक्रोनस स्पीड, मान लीजिए यहाँ ये डायरेक्शन में हमारा, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकता है। अगर हमारा सिंक्रोनस मोटर इस डायरेक्शन में है तो इनपुट ड्राइविंग टॉर्क देखिए उसके क्या हो जाएगा, इनपुट ड्राइविंग टॉर्क उसके साथ में होगा टी, जिसे मैं बोल रही हूँ, और आउटपुट अपोजिंग टॉर्क क्या होगा, ऑपोजिट में होगा। होगा, बिल्कुल सही है। देखिए फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर हमारा सिंक्रोनस स्पीड से मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा मोटर घूम रहा है, तो इनपुट ड्राइविंग टॉर्क हमेशा इसके डायरेक्शन में ही होगा, तभी तो वहाँ पर टॉर्क क्रिएट होगा और वो ड्राइव करेगा सिस्टम को। और आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, टीएम, जो कि हम आउटपुट अपोजिंग टॉर्क बोल रहे हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो कंक्लूजन यहाँ से ये निकल करके आया, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जिसे हम बोल रहे हैं टीई, इज प्रोड्यूस्ड in the direction of rotation in case of synchronous motor। सिंक्रोनस मोटर, तो कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है, इस तरीके का स्टेटमेंट दे देगा और आपको बताना पड़ेगा टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा होता है। तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का फेनोमेना यही होता है। देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया टॉर्क फेनोमेना और उसका रिलेशन क्या है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्टेटर फील्ड, रोटर फील्ड एंड द साइन ऑफ द एंगल, और उस एंगल को हम बोलते हैं टॉर्क एंगल। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा, यहाँ देखिए सिंक्रोनस मोटर के केस में हमारा क्या हो रहा था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जिसे हम टी बोल रहे थे वो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग होता है, जो क्लोज्ड ओपन, जितने बहुत सारे टाइप का हम वाइंडिंग्स पढ़ेंगे, ठीक है। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।